नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है विदेश में बयान, प्रदेश में घमासान। जी हां, विदेश में दिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान ने प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया है। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को कायर बताया है और कहा है कि भारत के लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। अब इस पर प्रदेश में बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी राहुल के बयान को देशद्रोही के तौर पर देख रही है और उन पर कई आरोप लगा रही है। तो कांग्रेस का कहना है कि राहुल ने जो बात कही उसके सबूत मौजूद हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर राहुल का विदेश की धरती पर दिया बयान सियासी संग्राम में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा, मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। राहुल गांधी का ये बयान प्रदेश की सियासत में बहस का मुद्दा बन गया है। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लेते हुए उनकी विचारधारा के मूल में कायरता की बात कही। अब उनके इसी बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर बचपना दिखाया है। विदेश की धरती पर भारत का मान सम्मान गिराना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राहुल गांधी को यह अर्थात नहीं पता, स्क्रिप्टेड बातें बोलते हैं। और भी कई आरोप बीजेपी ने राहुल पर लगाए। जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में अनर्गल बातें की हैं, ये फिर उन्होंने इनमैच्योरिटी दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ताकत के साथ इस हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाया है। 26/11 हमले के बाद चिदम्बरम जी ने ही स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पाकिस्तान को सेफ पैसेज दिया था। कायरता आपने दिखाई है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने इस देश के मान और सम्मान को बढ़ाया। देश के मान और सम्मान को गिराना विदेश की धरती पर यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राहुल के इन बयानों से सियासी तूफान उठना ही था, सो वो उठा भी। बीजेपी इन बयानों को लेकर राहुल गांधी पर जमकर वार कर रही है, तो कांग्रेस उनके बचाव में उतर आई। कांग्रेस ने आजादी के वक्त अंग्रेजों से लड़ाई में किसका क्या योगदान रहा, इसका उदाहरण देते हुए आरएसएस को घेरा और कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा उसके पीछे मजबूत आधार है। राहुल गांधी जी ने जो भी वक्तव्य दिया है वो इस बात को लेके कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी देश की आज़ादी की, उस समय संघ जो 1925 में आ गया था, गांधी जी का साथ नहीं दिया। उनकी गठबंधन अंग्रेजों से था। उस समय सरदार पटेल ने बैन किया था आरएसएस। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 3 दिन में सीज फायर करा दिया। ये जो कुछ भी राहुल गांधी ने कहा है, ये उस बात के सबूत है। राहुल गांधी का विदेश दौरा और वहां दिए बयान अक्सर विवादों में रहते हैं। कुछ महीने पहले अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने विवादित बयान दिया, तो विदेशों में जाकर वो चीन की तारीफ भी कर फंस चुके हैं। और फिर उन्होंने विदेश की धरती पर न केवल बीजेपी और आरएसएस पर सवाल उठाए, बल्कि भारत के लोकतंत्र को लेकर भी विवादित बयान दिया। और अब देखना ये होगा कि इस बयान की सियासी कीमत किसे ज्यादा चुकानी पड़ेगी, राहुल गांधी को या उनकी पार्टी को। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, राहुल गांधी क्यों बार बार विदेश की धरती से विवादित बयान देते हैं? दूसरा सवाल, बीजेपी क्यों राहुल गांधी के बयान को देश का अपमान बता रही है? तीसरा सवाल, राहुल गांधी के बयान से किसे नफा और किसे नुकसान होगा?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। पांडे जी, व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और व्यास जी, शुरुआत आपसे करते हैं। यदि विदेश की धरती पर वो आरएसएस के खिलाफ हमले करते हैं या बोलते हैं कि उनके वैचारिक कायरतापूर्ण हैं, और यदि वो कहते हैं कि देश में संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव है, तो ये देश का अपमान कैसे हो गया? आपको क्यों लगता है कि देश का अपमान हो गया है, देशद्रोही भाषा बोल रहे हैं वो? व्यास जी। हेलो जी, हेलो, आ रही है। जी ब्रजेश जी, देखिए एक रामचरितमानस का बहुत अच्छा दुआ है कि तुलसी जसी भवितव्यता तेसी मिली सहाय, आपो हिमाए ताही पुनि और ताही कहा ले जाए। उसका कारण है कि आप बताइए, लोकतंत्र संवैधानिक संस्थाएं समाप्त हो चुकी है, सिख समाज अपने जो है वो मूलभूत जो उनके अधिकार है उसके पालन नहीं कर पा रहा है। और मिलते किन लोगों से? 4 जून 2023 की बात थी जब राहुल गांधी जी में अमेरिका में उनका एक पूरा फंक्शन था, उसको मैनेज कौन लोग कर रहे थे? संजीव अंसारी, न्याय खान, जावेद सैयद, शाहिद शरीफ शायद उनका नाम है, मीर कादरी, ये कौन लोग थे? कोई इसमें से मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी का था, कोई इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका था, डोनाल्ड डियो जिसने जो है बांग्लादेश और श्रीलंका में तख्ता पलट करा था। ऐसे लोगों का सहायता करते हैं, ऐसे लोगों की जो मदद लेते हैं। और मुझे लगता है जिस तरह की बातें वे करते हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया, और जो लोग डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुइज्म या ग्लोबली 30-40 यूनिवर्सिटी में जो उन बातों को लेकर जाता है, उनके साथ में वे सभा में उनके साथ लेकिन में उन्होंने ये गड़बड़ियां नहीं करते कहा हैं। ना कि लोकतंत्र समाप्त हो गए भारत में। उन्होंने कहा है संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। खत्म होना और हमले होना अलग अलग चीज है ना। नहीं ब्रजेश जी, ये तो एपिसोड थे ना। पहले एपिसोड में कहा था लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, दूसरा एपिसोड आया है। अभी कहा था पूर्व में कि मेरे पास एटम बम है, उसके बाद दूसरा एपिसोड आया तो उन्होंने कहा हाइड्रोजन बम है। तो ये एपिसोड ही इफेक्ट आते हैं राहुल गांधी जी पे, मुझे लगता है। और जब स्वतंत्र संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं और कहा जाता है कि वह प्रूफ के साथ में आए, शपथ पत्र दे, तो छोटा भीम देखना छोड़कर जो है वो बाहुबली देखने लग जाते हैं और कहते हैं मैं शिवगामिनी देवी, मेरा वचन ये मेरा शासन मैं क्यों दूंगा। इस तरह की बात में भारत में करते हैं, लेकिन विदेश में जाकर आप बताइए भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी में उनको उद्बोधन देने के लिए बुलाया? उसका कारण एकमात्र है ना कि वे कुछ कट्टरपंथी तत्वों को प्रसन्न करने के लिए ऊल जलूल बयान वहां जाकर देते हैं। कभी चाइना की तारीफ करते हैं, कभी डोकलाम। किस विवाद को राहुल गांधी जी विदेशी यात्रा के पश्चात भारत में आके प्रदर्शित नहीं करते? आप देखिए, एक लंबा इतिहास है। जब भी राहुल गांधी जी गोपनीय यात्राओं का तो उल्लेख ही नहीं कि वो वहां किन लोगों से मिले। जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के लगभग 3 संस्थाएं जिनके साथ में सतत विदेशी दौरों पर जब रहते हैं तो वे संस्थाएं उनकी मदद करती है। सिखों के लिए उन्होंने जो कहा था तो वे पन्नू को प्रसन्न करना चाहते थे। ऐसे ही जो कट्टर इस्लाम उमर इलान, उसको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एलओसी की बात करी थी। तो इस तरह की बातें वे सिर्फ कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और भारत के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ में बात करते हैं। तो जिस तरह की भाषा शैली आदरणीय राहुल गांधी जी विदेशों वो तो में सावरकर की किताब का उल्लेख भी कर रहे हैं भारत का ना है। व्यास जी, कि इसलिए ज्यादा मिर्ची लग गई कि उन्होंने कायर कह दिया। वो कह रहे हैं सावरकर की किताब में लिखा हुआ है कि हमने 5 लोगों ने मिलकर, 5-6 मित्रों ने मिलकर एक मुस्लिम युवक को पीटा और बाद में हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो बोले ये कायरता होती है। जयशंकर का विदेश मंत्री हैं जो आपके, उनके बयान को भी कोट किया उन्होंने। ब्रजेश जी, अब जब भी आप राहुल गांधी जी से प्रश्न करेंगे, कोई भी क्रॉस प्रश्न, तो कहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी से मिला है। आप भारतीय जनता पार्टी के टी शर्ट बताइए, आज तक उन्होंने जो आरोप लगाए क्षमा नहीं रहे। लगभग 3 बार तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के याचना कर चुके हैं। चाहे वो LIC का मामला हो, चाहे वो वीर सावरकर जी का मामला हो, चाहे वो पेगासिस का मामला हो, चाहे वो राफेल डील का मामला हो। ऐसा कौन सा मामला है जिसमें साक्ष्य उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दिए हो? अंतिम उनका हथियार होता है कान पकड़ के क्षमा याचना करो, लेकिन उसके पूर्व में लगाने बजा के भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बात करो, भारत की जो संवैधानिक संस्था है उनके खिलाफ बात करो, राष्ट्रीयता के खिलाफ बात करो, सिख समाज के खिलाफ बात करो। तो भारत की धरती का प्रयोग आदरणीय राहुल गांधी जी भारत में विभक्त फैलाने के लिए करते हैं। चलिए अब जवाब ले लेता हूं, ठीक है। तो पांडे जी, विदेश की धरती पर बार बार इस तरह के बयान क्यों देना? देश में बोल दें आप, विदेश में जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? और वो कह रहे हैं कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। कुछ लोगों का मोहरा बने हुए हैं राहुल गांधी। तो ये बात तो प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने तो 2015 से ही शुरुआत कर दी थी।
और जो भारत का दुश्मन देश है चीन, वहां जाकर कहते हैं कि भारत में पैदा होने में शर्म आती थी। अब बताइए, कुछ महीने पहले ही आपकी सरकार बनी है और आप कहते हो कि भारत में पैदा होने पे शर्म आती थी। ऐसा तो विवेकानंद जी ने भी नहीं कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी नहीं कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नहीं कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी नहीं कहा, महात्मा गांधी जी ने भी कहा। मतलब जब अंग्रेजों का शासन था तब भी भारतीय इतनी गिरी हुई भाषा का उपयोग नहीं करते थे। और फिर ये मुस्लिम देश अबू धाबी और ओमान में गए, वहां भी कहते हैं कि अरे भारत पर पहले दुनिया हंसती थी। जैसा चीन में कहा वैसा ही ओमान और अबू धाबी में कहा, दोनों मुस्लिम कंट्री है। तो ये प्रधानमंत्री को इन बातों का समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, ये इनके पेटेंट आरोप है, ये इनके पेटेंट डायलॉग है, और ऐसे आरोप लगा लगाकर ये लोगों को जेल में भी डाल देते हैं। अभी लेटेस्ट उदाहरण है सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, हैं, पर्यावरणविद हैं, लद्दाख के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, छात्रों के लिए काम किया, जो बच्चे फेल हो जाते थे उनके लिए अपने स्कूल में एडमिशन देते थे। 3 इडियट्स उनके ऊपर फिल्म बनी। सेना के लिए उन्होंने काम किया, सेना के लिए उन्होंने टेंट तंबू बनाए जिसमें गर्माहट बनी रहे, दुनिया भर के उनको अवार्ड मिले। धारा 370 का उन्होंने समर्थन किया। पाकिस्तान गए पर्यावरण पर भाषण देने के लिए, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, मोदी जी आपने कहा था, आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था, तो उनको एनएसए लगा दी गई। पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं सोनम वांगचुक, पाकिस्तान से मिले हुए हैं, देशद्रोही हैं, उनको तो क्या नहीं छोड़ दीजिए, देशद्रोही उनको तो जेल में ही डाल रखा है। और जो सेना का जवान जो कारगिल युद्ध लड़ा था उसको भी गोली मार दी गई, उसको भी मार दिया गया। तो इनको राहुल गांधी जी हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो या हिंदुस्तान का कोई भी बुद्धिजीवी हो, हिंदुस्तान में बात करे या हिंदुस्तान के बाहर बात करे। अब राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की उस यूनिवर्सिटी के लोग उनको बुला रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, तो गलत क्या है? मोदी जी दुनिया भर में भाषण देते हैं, भारत में देते हैं, तो जिस यूनिवर्सिटी से मोदी जी ने पढ़ाई की है वहां जाकर भाषण दे तो सही। एक बार दिखाएं, आपने बीए और एमए जिस यूनिवर्सिटी से किया है, आपको वो यूनिवर्सिटी के लोग बुलाते क्यों नहीं है? आपको अमेरिका, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पे वांगचुक ने बोला, जो किया, आंदोलन हुआ, उसके कारण उनको जेल में डाल दिया। तो कह रहा राहुल गांधी इसी वजह से नहीं बोलते क्या भारत में? क्या डर लगता है क्या उनको कि यहाँ जेल में डाल देंगे? जो विदेश में बोलते हैं, यहाँ बोलें वही बातें, देश में बोलें। जी, भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी होगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखी होगी। सारी यात्रा में उन्होंने मीडिया वालों को सवाल दिए, मीडिया वालों से उन्होंने बात की। मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं, मीडिया वालों का अपमान करते हैं, वो तो मोनोलॉग करते हैं, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। मतलब वो तो जवाब देना तो जानते ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ऐसे इंसान है, चाहे हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, वो सवालों का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि भारत में युवाओं की ऊर्जा है, भारत के युवा योग्य हैं, टेक्निकली स्ट्रांग है, भारत सॉफ्टवेयर पावर है, और आप लोग भारत, अमेरिका, जहां भी वो जाते हैं, आप लोग एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का आप लोग आदान प्रदान कीजिए, भारत को मजबूत बनाइए। अब लेकिन इनको तो क्या है, इनके लिए तो यदि कहीं किसी ने लोकतंत्र या संविधान की बात कर दी तो ये देशद्रोही हो जाता है। अब भाई संविधान खत्म करने की बात आपने कही थी कि हमारे 400 सांसद आ जाएंगे तो हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। एक नहीं, इनके 4 सांसद ने बोला था। लोकतंत्र की हत्या तो आए दिन हो रही है। ईसीआई क्या कर रहा है, ईडी तो जो वो आरोप लगा रहा है वैसा तो कुछ नहीं है कि कट्टरपंथियों को खुश करना चाहते हैं आप, अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं। कह रहे हैं चीन से डर रहे हैं, पाकिस्तान से नहीं डर रहे हैं, भले ही नाम ना लिया हो पाकिस्तान का। अरे राहुल गांधी जी को बीजेपी प्रवक्ता ने जान से मारने की धमकी दे दी, बोले छाती में 3 गोली मार देंगे। अब राहुल गांधी उससे नहीं डर रहे हैं और न उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। उस बीजेपी प्रवक्ता का न निलंबन, न देशद्रोही, न कुछ किया गया। तो ऐसी ऐसी धमकियां दी जा रही है और इस तरह की प्लानिंग भी की जा रही है राहुल गांधी के ऊपर अटैक करने की। ऐसा प्रतीत भी होता है क्योंकि सीधा सीधा सा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी की हम हत्या कर देंगे। अब बीजेपी का प्रवक्ता तो मैं सोचता हूं कि पढ़ा लिखा आदमी होता है और फिर हम सच बात बोल रहे हैं। सच्चाई हिंदुस्तान में बोलो या बाहर, राहुल गांधी बोलते सच है। उन्होंने जो कहा, चाहे वो सावरकर जी के तो सीधा सवाल तो वही है ना पांडे जी, ये देश में बोले ना, देश की व्यवस्था सुधारना है। क्या विदेशियों से कोई वो सहयोग चाहिए क्या? उसमें क्यों बोलना भारत के खिलाफ? तो क्या है, अरे विदेशी हिंदुस्तानियों से बात नहीं करें,
अमेरिका हथकड़ियां लगाकर भेज रहा है। क्या अच्छा, उनको अपने घर में सांत्वना झगड़ा नहीं होता दे? तो हम ढिंडोरा पीटते पूरे गांव में या पूरे शहर में। अरे अमेरिका जब भाई अपने हथकड़ियां घर में ही फैला सुलझाते रहा है, हैं ना, घर में विवाद होता है, चार जी, दीवारी से बाहर नहीं जाता जी, है। जी, तो क्या बाहर जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं उनसे बात ना करें? बाहर जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं हम उनकी ताकत नहीं बने? अमेरिका उनको हथकड़ियां बेड़ियां पहना रहा है, क्या हम उनको सांत्वना नहीं दे? क्या उनका वीजा निरस्त कर दिया, उनकी नौकरियां छीन ली गई, क्या हम उनसे बात नहीं करें? या वो लोग भारत के बाहर चले गए तो क्या हम उनसे बात करना बंद कर दें? क्या हम ठीक उनको है। पराया समझ लें? छोटा सा दुनिया जवाब में दीजिए रह रहे ब्यास हैं जी, तो वो भारतीय अपनों है के ना। बीच में वो बात कर रहे हैं तो देशद्रोह कहां से हो गए, अपमान कहां से हो गए? नहीं, बात करके क्या डराना चाहते हो? जिन लोगों का मैंने नाम लिया, संजीव अंसारी, नियाज खान, जावेद सैयद, शाहिद खतीक, ये हेड ऑफ वो इस्लाम, एक वो जावेद खान, वो इस तरह के कृत्य में लिप्त है। उन लोगों को आप मानते कि वो भारतीय है जो आपकी सभाओं का जो आयोजन कर रहे हैं? बताइए इसमें से कौन सा नाम भारतीय का है? या कौन व्यक्ति जो भारत में निवास करता है? डोनाल्ड ड्यू भारत का है, इल्हान उमर भारत की है, मुजफ्फर अंसारी जो बांग्लादेश का पत्रकार है वो भारत का है, कमल मुनीर भारत का है। कौन सा व्यक्ति वहां से जिसका समर्थन लेके आप ऐसा आयोजन कर रहे हैं? और दूसरी जो भारत जोड़ो यात्रा थी जिसमें आप कई तरह के जो अप्रासंगिक दृश्य दिखे, उसमें वो विजय महाजन थे भारत जोड़ो यात्रा में, वो जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के लिए काम करते, सलील शेट्टी किसके लिए काम करते, सुनीता विलियम्स किसके लिए काम करती, सरिता पांडे जिसके पति कह चुके कि भारत को बैन कर देना चाहिए। आप ऐसे लोगों का समर्थन लेते और यहाँ के बचाव करते। बताइए इसमें से कौन सा भारतीय था? दूसरा जो आपने सोनम जी के लिए बात कही, आप पहले देखिए ईडी क्यों कार्रवाई कर रही है? 6 करोड़ से ज्यादा का विदेशी फंडिंग, 3-4 अकाउंट उनमें शो करे, बाकी शो नहीं कर रहे। उसके पूर्व में किन किन लोगों से मिले? वही बात तो कह रहे हैं कि किन लोगों से जाके मिलते हैं और वैसे ही फिर यहाँ पर आके प्रकट करते हैं। तो यही तो संबंध है राहुल गांधी जी और कट्टरपंथियों का। इसीलिए हम बार बार प्रेषित करना चाहते हैं कि विदेशी यात्राएं, गुप्त यात्राएं और उसके बाद में भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया, ये पूरी कड़ी को जोड़ के देखिए। ठीक है, आ रहा हूं ब्यास जी, मैं आपके पास भी आऊंगा और जवाब भी लूंगा आपके आरोपों का। लेकिन प्रभु जी, बार बार विदेश में इस तरह के बयान आते हैं, देश में बवाल मचता है, सियासी आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तो कोई रणनीति का हिस्सा है क्या राहुल गांधी का, या सोची समझी रणनीति के तहत वो इस तरह के बयान देते हैं? और इसके किसे नफा नुकसान होगा? क्या कांग्रेस को इससे फायदा होगा? क्योंकि नैरेटिव दोनों ही गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक लोकतंत्र को खतरे में और एक देशद्रोही की बात कर रहे हैं। ब्रजेश जी, राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे हैं, आम जनता को कोई फर्क पड़ रहा है? आपने कहीं देखा कि लोग सड़कों पे उतरे हों? आम आदमी, राजनीतिक दल के नेताओं को छोड़ दीजिए, बयान कौन दे रहे हैं? राजनीतिक दल के लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं या राजनीतिक दल के लोग उनके समर्थन में बोल रहे हैं? यदि वो आप मान के चलते हैं वो बार बार विदेश जाके इस तरीके की बातें करके आपके देश को बदनाम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से सोमनाथ वांगचुक पे आपने एनएसए की कार्रवाई कर दी, आप उन पर बैन लगा दीजिए, विदेश यात्रा पर ही पाबंदी लगा दीजिए आप उनकी। लेकिन बीजेपी और सरकार ये चाहती है कि राहुल गांधी बार बार विदेश जाएं। वो जिस ऑडियंस, अब राहुल गांधी वहां क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ वो बोलते हैं, उसको यहाँ की जनता गंभीरता से नहीं लेती। बोलते हुए ऐसी बातें यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि यहाँ के लोगों को सब पता है। जो बाहर बैठा है 7 समुद्र पार, उसको ऐसी बहुत सारी चीजें पता नहीं। आप वहां पे बोलते हो और बीजेपी उसको ढिंडोरा पिटती कि विदेश में जाकर भारत की बदनामी कर दी। अब भाई वीर सावरकर ने भले कितने आदरणीय हो, उनने अपनी किताब में लिखा है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है, तो बीजेपी को यदि उस पर आपत्ति है तो आप साबित करिए कि उनकी किताब में नहीं लिखा है, झूठ बोला है, आप उनके खिलाफ FIR कर दीजिए। यदि सावरकर ने लिखा है तो उसको वो कोट कर रहे हैं तो आप स्वागत कीजिए उनका, या फिर चुप रह जाइए, उस पर आपत्ति लेने की क्या जरूरत है? तो निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक दल केवल और केवल राजनीतिक फायदे के लिए बातें करते हैं, सब आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी विदेश में जाकर नरेंद्र मोदी सरकार को या भारत के लोकतंत्र को कितना भी हानि हो रही है, हास हो रहा है, खत्म हो गया, खत्म किया जा रहा है, सारी बातें बोलते रहे, उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वो चुनाव जीतकर संसद में पहुंचते हैं। उनकी बहन चुनाव जीतकर संसद में पहुंचती हैं। उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार बार बार इस देश की जनता चुनती है। जनता लोकतंत्र है ना, लोक मतलब जनता, जनता के हाथ में यहाँ पे पूरा तंत्र दिया गया है। जनता अपना निर्णय लेती है जब उसको निर्णय लेना है। अब उनको ये राहुल गांधी की बातें पसंद नहीं आ रही है, कांग्रेस की पसंद नहीं आ रही कामकाज उनको, तो इसलिए बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। जिस दिन बीजेपी से वो बेजार हो जाएंगे उस दिन कांग्रेस के पक्ष में चले जाएंगे। बीजेपी या जनसंघ या और भी दल कई सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई पहली बार तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ये,
लेकिन उस समय कांग्रेस की नीतियां जनता को पसंद आ रही थी तो जनता उनको चुनती चली जा रही थी। कहीं ना कहीं सरकार प्रभु जी फर्क तो पड़ता होगा जब तो वो बयान देते हैं, क्योंकि एक वोट बैंक सत्ता है उससे, यदि दूसरा पक्ष भी यदि ये कह रहा है कि वो देश का अपमान कर रहे हैं तो वो भी तो अपना वोट बैंक ही साध रहा है ना। हाँ, निश्चित तौर पर ब्रजेश जी कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही। अब कौन सा तीर कहाँ पर, अब जब चुनाव आता है तो तमाम राजनीतिक नए नए मुद्दे उठाते हैं, तरह तरह के मुद्दे उठाते हैं। कोई मुद्दा काम कर जाता है, कोई काम नहीं करता। आप देखिए ना, मध्य प्रदेश का इससे बड़ा उदाहरण क्या है कि 1000 रुपए की स्कीम शिवराज सिंह चौहान की काम कर गई, 1500 की स्कीम कमलनाथ की फेल हो गई, जबकि ज्यादा पैसा वहां पे देने का वादा था, यहाँ वो देना शुरू कर दिया था इनने, इसलिए ये सफल हो गए उस पे। तो उस तरीके का है, जनता को जो अपना फायदे, दो धारी तलवार है, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। बिल्कुल, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। अब अपना अपना दायरा है, आपको जो ऑडियंस जो सुनना पसंद करती है आप वहीं पर बोलेंगे। यदि ऑडियंस, याद कीजिए पहले तो नेताओं को ही टमाटर, चप्पल और पता नहीं क्या क्या फेंके जाते थे मंच पे, वो भाषण देने आते थे तो अब उनने ऐसा बोलना बंद कर दिया मंच पे। इस तरीके से ऐसी जगहों पर बोलते हैं, जनता सुनती है, जहां पर पसंद है उसको, जहां नहीं पसंद है वहां नहीं। तो ब्याह जी छोटा सा जवाब आप दीजिए पहले कि जब सावरकर की किताब में ये लिखा है तो क्या गलत कह दिया? यदि ऐसा है तो या तो चुप हो जाइए उस पर, और नहीं लिखा तो एफआईआर दर्ज करा दीजिए, एनएसए लगा दीजिए उन पर। नहीं ब्रजेश जी, आपका संज्ञान में होता जब ईडी की कार्रवाई हुई थी, राहुल गांधी जी को तलब किया गया था। सवाल तो मेरे ख्याल से सावरकर की किताब का है। प्रभु जी, मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि जब राहुल गांधी जी पर अगर ईडी की कार्रवाई होगी और लोग सड़कों पर आ जाएंगे, अगर ब्रजेश जी कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई करें तो क्या संभव है? जिस तरीके के कृत्य कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के लिए मतलब नेताओं पर कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि लोग सड़क पर आ जाएंगे, वो जो चाहे मर्जी में करे, और एक आम आदमी कुछ बोल देगा आप उसको जेल में डाल दोगे। ब्रजेश जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड से जो है पब्लिक के बीच में संस्कार और संस्कृति भी एक हिस्सा होती कि आप गेस्टिक होटल पर जाकर भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं या भारत की छवि को और उजारमान कर रहे हैं, ये दोनों बातें होती है। और उदाहरण दे रहे हैं ना वो, पड़ता है कि आप किस तरह से कमजोरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और ताकतवर के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। मुझे ब्रजेश जी, मुझे लगता है इस देश की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था जो है इस देश के मतदाता हैं। वो 5 साल लोगों को देखते सुनते हैं, उसके बाद वो अपना निर्णय जब उनका सही समय आता है तो निर्णय कर लेते हैं। उससे बड़ा तो निर्णायक इस देश में कोई नहीं है, क्योंकि नेता जो है जेल जाता है और वहां से आगे चुनाव लड़ता है। यदि कोई आरोपी है तो क्या चुनाव लड़के जीत के आता है तो कहता है जनता की अदालत में बरी हो गया, भले उसके आरोप कितने भी सही हों। बिल्कुल। और जनता फेल कर देती है, उधर बरी हो गया तो भी वो कहता है कि मैं बरी हो गया कोर्ट से। फिर वो ये कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वोट चोरी हो गए हैं। लेकिन पांडे जी, उसी लोकतंत्र को आप खतरे में बता रहे हैं कि उसकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, ह्रास हो रहा है उसका, खत्म हो गया। उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत तो आप नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष में हैं, चुने हुए सांसद हैं, तो फिर उस पर हमला क्यों? जी 5-5 लाख से जीते हैं, 2 जगह से, नॉर्थ से और साउथ से। और मोदी जी जो जीते हैं वो वोट चोरी करके जीते हैं। वो तो पिछले काफी 7-8 राउंड में हार रहे थे, बड़ी मुश्किल से 1-1.5 लाख से जीते हैं। अच्छा, मतलब जो 1-1.5 लाख से जीतेगा, हजारों से जीतेगा, वो वोट चोरी से जीता है, और जो 5 लाख से जीतेगा, ऐसे तो बहुत सारे सांसद मिल जाएंगे। पांडे जी प्रमाण दे देंगे, अभी ब्रजेश जी समय बढ़ा सकते हैं आप चाहे तो डिबेट का, कैसे वो वोट चोरी करके जीते हैं। तो हम सबूत दे रहे हैं ना। हाँ। राहुल गांधी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मोदी आप जी दे दीजिए, राहुल गांधी की बात छोड़िए, आप दे दीजिए अभी यहीं पे कैसे वो चोरी करके जीते हैं, बता दीजिए, जनता सुनना पसंद करेगी। आपने जितनी बातें अभी कही है उनके सारे सबूत दे दीजिए, जो भी आपने कहा है। नहीं, हमने तो ऐसा कुछ आरोप नहीं लगाया जैसा आप कह रहे हैं चोरी करके जीते। अरे आपने कौन सा आरोप नहीं लगाया? आपने तो सारे आरोप कांग्रेस पर लगा दिए। आप सबूत तो दीजिए एक। अच्छा, क्या लगाया? आरोप ही दोहरा दीजिए आप। आरोप दोहरा दीजिए, इन्होंने क्या लगाया कांग्रेस पर? इन्होंने कहा राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। क्या ये देश की 65-70% आबादी का अपमान नहीं है? और आप पर क्या सबूत? गंभीरता से लेता तो चुनाव जीत जाते, सरकार होती आपकी। गंभीरता से लेता तो अमेठी क्यों हारते? 1-1.5 लाख से जीते। ये बता दीजिए, आपने कहा कि चोरी हुई है तो आप प्रमाण दे दीजिए, चोरी कैसे हुई बता दीजिए सिलसिलेवार। हम 1.5 घंटे या 3 घंटे की डिबेट रख लेते हैं, आप बताते जाइए, जनता सुनेगी। जी, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है वोट चोरी पर, और दोनों सोशल मीडिया पर बड़ी रखी हुई है, आईएनसी के प्लेटफॉर्म पर रखी हुई है। आप लोग देखिए, और ये जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं इनको भी थोड़ा सा वो दिखा दीजिए, इन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका हाइड्रोजन बम उनका अभी तक तैयारी नहीं हो पाया है पांडे जी, जो बनारस की जो आप बात कर रहे हैं, अभी तक आया ही नहीं है वो। तो आपने कैसे सुन लिया? आप तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आप गंभीरता से नहीं लेते, फिर आपको कैसे पता हाइड्रोजन बम के बारे में?
हम तो आपको भी गंभीरता से लेते हैं, इसीलिए तो आपको नहीं, सुन रहे हैं आपको और जवाब दे रहे हैं के बारे आपका। में कैसे पता? अभी तो आपने नहीं, कहा आप कि तो राहुल वो गांधी को बताइए गंभीरता जो भी से आपने लेते कहा कि 1.5 लाख वोट चोरी हुए, तो चोरी का प्रमाण दे दीजिए कि कौन से बूथ पे कितने हुए, वो बता दीजिए। अरे सारे प्रमाण दे दिए हैं, सारे प्रमाण वहां है। और अच्छा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो तो सिर्फ अब 5 लाख से तो आपके 2 नेता जीते हैं ना पांडे जी, तो सिर्फ वही जी। सही तरीके से जीते हैं, बाकी के जो कम से जीते हैं आपके यहाँ भी हाँ। चोरी कर ली होगी उन्होंने, जी। चाहे तो उमंग हम सिंह ये गार कह हो, चाहे तमाम नेता हो आपके, हाँ, जो दिग्विजय हजारों सिंह में ने भी जीते। नहीं बोला जो 5 लाख जी से जी हारे। जी आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए ना, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, सबूत दीजिए। राहुल गांधी सबूत के साथ आ रहे हैं ना। कहाँ आ रहे चलिए, हैं? राहुल गांधी उन्होंने भी तो दिए थे सबूत कि यदि ऐसा ही वोट चोरी है तो रायबरेली में कैसे हो गई। जी 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 तो मतलब आप जो मान के कम मार्जिन से जीतना मतलब आपके मतलब है वोट चोरी हो गई, तो या तो आप जी, भी जी। चोरी करते हो कम मार्जिन से जीतते होगे तो। जी देखिए, कुछ सीटें ऐसी होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती और वो है, उसके 2018 बाद में भी किसने जीत चोरी जाते की थी? फिर तो कमलनाथ जी ने की होगी, जहां आपकी सरकार होगी वहां आप चोरी कर रहे होगे, फिर बनती होगी तो। अब मेरी बात सुनिए, जैसे मान के चलिए एक विधानसभा है, एक विधानसभा पर इन्होंने 20,000 की चोरी की और कांग्रेस का प्रत्याशी 25,000 से जीत रहा है, तो 5,000 से उसकी जीत हुई कि नहीं हुई? ये समीकरण है। ये वोट चोरी हर विधानसभा पर करते हैं। बहुत अच्छा। अब उससे मुझे लगता है कि उससे- आपको डॉक्टर नहीं होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए था। मैथ्स बहुत अच्छा है आपका, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को आपको विराम पता देना नहीं है होगा। मैं मुझे इंजीनियर- मैं माफी चाहता हूं आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर विदेश में दिया गया ये बयान कोई रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन दोनों ही दल एक एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लोकतंत्र को खतरे में बता रहा है लोग, तो दूसरा कह रहा है कि लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है, देशद्रोही की भाषा बोली जा रही है, भारत को बदनाम किया जा रहा है। अब ये नैरेटिव कितना काम करेगा, ये दो धारी तलवार की तरह है, या तो कांग्रेस के फेवर में जाएगा या फिर नुकसान पहुंचाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।